विज्ञान के जो दो भाग हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, भौतिकी और रसायन, ये दो पार्ट मुझे पढ़ाने हैं और इसका तीसरा पार्ट है जीव विज्ञान। हमारी एक और अन्य शिक्षिका कल्पना बंशोर मैडम आपको पढ़ाएगी। तो आज मैं आपको सबसे पहले विज्ञान के बारे में बताऊंगा कि विज्ञान होता क्या है। इस छोटे से तथ्य को लेकर फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो व्हाट इज अ साइंस? साइंस क्या है? विज्ञान क्या है? तो ये एक लैटिन वर्ड है। विज्ञान एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब साइंटिया, जिसे लैटिन में साइंटिया कहते हैं, और इसका अर्थ इंग्लिश भाषा में होता है टू नो, अर्थात जानना। इसके बाद इसी को अरबिक भाषा में, अरबी भाषा में कहा गया इल्म। इल्म का अर्थ होता है ज्ञान। इसे ही संस्कृत भाषा में कहा गया विजनन। विजनन का तात्पर्य होता है ज्ञान की प्राप्ति करना। इसी प्रकार से विज्ञान के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। एक होता है भौतिकी, एक होता है रसायन और एक होता है जीव विज्ञान। तो मैंने आपको दो पार्ट पढ़ाने हैं। तो सबसे पहले मैं भौतिकी के तरफ चलूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। व्हाट इज अ फिजिक्स या भौतिकी क्या है? भौतिकी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड्स का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है हिंदी में, या ऐसा बोल दीजिए जिसका ग्रीक वर्ड में मतलब होता है नेचर से जुड़ना, या इसे ही इस भौतिकी जिसको हम फिजिक्स कह रहे हैं, ये भौतिकी हिंदी का प्राचीन भाषा जो संस्कृत में है उसे ही भौतिकी कहता है, फिजिक्स को, क्योंकि ये फ्यूसिस शब्द से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड के फ्यूसिस से, जिसका इंग्लिश वर्जन फिजिक्स होता है। और इसका प्राचीन भारत की जो भाषा है संस्कृत भाषा, उसका इसमें अर्थ होता है भौतिकी। और भौतिकी का क्या तात्पर्य होता है कि वे समस्त प्रकृति से जुड़ी हुई वे समस्त घटनाएं जिसका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं उसे हम भौतिकी कहते हैं। अब हम चलेंगे रसायन की तरफ, अर्थात केमिस्ट्री की तरफ। रसायन भी ब्रांच होती है साइंस की, अर्थात हम कहें कि रसायन भी विज्ञान की ही एक शाखा है जिसके अंतर्गत बहुत सारे संगठनों का या संघटों का या रासायनिक क्रियाओं का या विभिन्न क्रियाविधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही रसायन कहते हैं। या सामान्य भाषा में कहूं रस धन आयन रसायन, अर्थात जिसमें द्रवों का अध्ययन किया जाता है उसे ही रसायन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले रसायन के बारे में बताऊंगा। रसायन का एक चैप्टर ले रहा हूं, आपके पास मैंने हेडिंग डाला है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। हम देखते हैं दैनिक जीवन में हमारी रसायन कितनी उपयोगी है और दैनिक जीवन में क्या क्या लाभप्रद है, हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो हम केमिस्ट्री बेस्ड पर यूज करते हैं। उन सभी घटनाओं का विस्तृत अध्ययन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, जैसे हम बोले नमक हो गया, शक्कर हो गया, ये सभी इसेंशियल आवश्यक पदार्थ है हमारी दैनिक जीवन की, है ना। तो ये सब चीजें यदि सभी चीज है लेकिन ये नहीं रहेंगे तो हमें स्वाद का कोई भी अर्थ पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमें स्वाद बताती है। यदि हम खाना खाते हैं और यदि हमें थोड़ा सा भी नमक कम लगता है तो हम जल्दी से जज कर लेते हैं कि नहीं इसमें है। अगर मिठास में कमी है तो पता चल जाता है कि इसमें शक्कर कम है। तो ये सभी घटनाएं अर्थात दैनिक जीवन में घटित होती है। या हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं
जलों को रोगाणु मुक्त करना रहता है तो हम विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। हमारे कपड़े को धोने होते हैं तो हम कपड़े को धोने के लिए धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। यदि हमें प्यास लग रही तो हम पानी का उपयोग कर रहे हैं। यदि अगर किसी व्यक्ति के फ्रैक्चर आ गया, हड्डियां टूट जाती हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। ऐसी अन्य बहुत सारी जो आवश्यक दैनिक जीवन की जो चीजें हैं या बोलते बहुत सारी आवश्यक यौगिक, जिन यौगिकों का उपयोग, चाहे हम शक्कर बोले ये भी यौगिक है, चाहे हम नमक बोले ये भी यौगिक है, समस्त यौगिकों का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं और उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा क्या, जल। तो जल क्या होता है हम सभी जानते हैं, क्या होता है जल। हम जल के बारे में बात करें तो हमारा जो ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है जो 3/4 भाग था, 71% भाग पानी से मिलकर बना है और ऐसा माना जाता, पानी ही पानी है और लगभग उसका केवल 1% जल ही क्या है, पीने योग्य है और बाकी जो 29% है वो स्थल है जिस पर हम रहते हैं। पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं वो केवल पूरी पृथ्वी के 29% भाग पर रहते हैं। आपको ये भी जानकारी दे दूं, जो समुद्री जल होता है उसके हर 1 लीटर में 30 से 35 ग्राम नमक घुला हुआ है। प्रति लीटर 30 से 35 ग्राम आपका नमक घुला हुआ है, वो ऐसा जल है, इसलिए उसमें लवण की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसा कह दिया जाए। क्योंकि ये जो NaCl जो नमक का साधारण सूत्र है या साधारण नमक कहते हैं, ये एक प्रकार का लवण ही है। तो हम जल की तरफ चलेंगे। जल कैसे, इसकी प्रॉपर्टी, जल की एक एकदम यूनिवर्सल हम परिभाषा तो नहीं दे सकते, लेकिन उसके गुणों के आधार पर हम बता सकते हैं। ये एक प्रकार का सार्वत्रिक विलायक है जो जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी है। ऐसे द्रव को ही हम जल कहेंगे। और जल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मृदु जल और दूसरा होता है कठोर जल। तो मृदु जल के बारे में बात करें कि ऐसा जल जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है, उसे हम मृदु जल की श्रेणी में लाते हैं। वैसे ही कठोर जल, जो ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है, वह क्या होता है, कठोर जल कहलाता है। आप ऐड में देखते रहते हैं कि वो टिकिया घिस रही है, इसका मतलब क्या होता है, जब पानी के साथ जब उसकी आसानी से झाग नहीं होती है तो वो जो उसके डिटर्जेंट्स हैं जो क्या होते हैं वहीं पर जम जाते हैं, जिसके कारण हमारे कपड़ों में चमक नहीं पाई जाती है। तो ये इसका भी कारण हो सकता है। अब जल की कठोरता के कारण, जो हमने कठोर जल शब्द का प्रयोग किया, तो जल कठोर होता है। तो जल कठोर क्यों होता है और कैसे होता है, उसके बारे में जाने तो हमने पता किया कि हमने जाना कि जल में जब कैल्शियम, मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट या सल्फेट या क्लोराइड, इनमें से कोई भी अगर जल में घुला रहता है, ये सभी लवण है ना, जिससे बोल रहा हूं, जब किसी जल में सोडियम या मैग्नीशियम अथवा के हाइड्रोजन कार्बोनेट या सल्फेट अथवा क्लोरीन, इनमें से कोई भी एक उपस्थित होता है, तो हम पाते हैं कि ऐसा जल कठोर जल होता है। अर्थात कठोर जल मतलब ये साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं दे सकता है। फिर हमने देखा इसके प्रकार जाना, तो कठोर जल के प्रकार, अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता क्या हुआ, स्थायी का मतलब परमानेंट, अस्थायी का मतलब टेम्पररी। जैसे मैं इस टॉपिक पर बाद में आऊंगा, पहले अस्थायी कठोरता को उदाहरण जब हम देखते हैं हमारे घरों में, जब एक ही पात्र पर जब पानी को हम गर्म करते हैं और जब पानी को गर्म करते हैं तो ये हम पाते हैं कि पानी में गर्म होने के पश्चात उस पात्र के तली पर एक सफेद लेयर बैठ जाता है। आप कभी देखिएगा,
अगर हम आपके घर में एक ही पात्र में बार बार यदि पानी गर्म हो रहा है तो आप देखिएगा कि वहां पर एक सफेद परत नीचे जम जाती है, अर्थात ये अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधि है। तो हमने कहा अस्थायी कठोरता, तो अस्थायी कठोरता क्या होता है, जब पानी को ऐसी कठोरता जब उसमें पानी की कठोरता दूर हो जाती है अर्थात वो पुनः मृदु हो जाता है, उसे ही क्या कहेंगे, अस्थायी कठोरता। तो इसको बोलेगा उपाय बताइए, तो इसके क्या उपाय हैं, तो हमने पाया इसके उपाय, अस्थायी कठोरता के उपाय, जब पानी को जब उबाला जाए, पहला उपाय है पानी को उबाला जाए, तो उसमें जो मैंने कहा था ना कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो देखिए कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट जब इसको जब उबालेंगे अर्थात गर्म करेंगे तो ये CaCO3 चूना पत्थर, चूना जो मैंने कहा ना सफेद परत नीचे में जम जाती है, ये वही होती है। उसके बाद जो भाप निकलता है वो CO2 होती है और शेष जो पानी बच जाता है वो हमारा मृदु जल प्राप्त हो जाता है। तो ये अस्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय हैं। कैसा, पहला उबाल कर बोलेंगे तो ये रिएक्शन देना पड़ेगा हमें। दूसरा चूना पत्थर मिलाकर, चूना पानी मिलाकर, या बोलेंगे बुझा हुआ चूना डालकर, जब ज्यादा ऐसे स्थिति में जब उबालने के पश्चात हमारा अस्थायी कठोरता दूर नहीं होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, इस पानी को चूना डालकर गर्म करना पड़ता है। उसके बाद इसकी कठोरता दूर हो जाती है। तो इसके लिए भी हम रिएक्शन देखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये तो हमारा था जो लवण उस जल में उपस्थित था, ये हमने बुझा हुआ चूना डाला और फिर से क्या हुआ, CaCO3 वही चूना प्राप्त हुआ जो तली में आपका बैठ जाएगा और आपको शुद्ध मृदु जल प्राप्त हो जाता है। तो ये था कठोरता के प्रकार। तो प्रकार दो थे, एक जल की स्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता को, अस्थायी कठोरता को हम उबाल कर या चूने का पानी डालकर हम गर्म तो करते हैं जिससे दूर हो जाती है, किंतु स्थायी कठोरता में उसके जो कठोरपन है उसमें उपस्थित लवण है जो अविलेय होते हैं वो हट नहीं पाते हैं, जिसके कारण उसकी कठोरता दूर नहीं होती है, इसलिए उसे स्थायी कठोरता कहते हैं। अब हम जानते हैं जैसे कि दैनिक जीवन में आज हमारे घरों में RO का बहुत प्रयोग किया जाता है, फिल्टर मशीन का रिवर्स परासरण होता है। एक RO रहता है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली लगी रहती है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली जिसमें केवल पानी का ट्रांसपेरेंट होता है, वहां पर जो उपस्थित लवण होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं, जिसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। अगर आपके घरों में लगा होगा तो आप देखिएगा कि एक वेस्टेज वाटर का एक अलग से पाइप है और वो वेस्टेज वाटर जो अर्धपारगम्य झिल्ली के पार नहीं हो पाती है, RO को क्रॉस नहीं कर पाती है, उस RO को क्रॉस ना करने के पश्चात वह हार्ड वाटर हो जाती है और ये बह जाती है। इस विधि में हमें शुद्ध जल प्राप्त तो होता है, किंतु पानी का जो वेस्टेज है उसका परसेंटेज ज्यादा है। अगर आपको 5 लीटर शुद्ध जल मिल रहा है तो 5 लीटर आपको हार्ड वाटर भी मिल रहा है जो अनुपयोगी है, जिसका हम नॉर्मली उपयोग नहीं करते हैं और वो बह जाता है। तो ये पानी के वेस्टेज भी बढ़ा रहे हैं। अब हम आएंगे पानी का क्या उपयोग होता है, या पीने योग्य पानी कैसे होता है, या पीने योग्य जल कैसे होता है। तो पीने योग्य जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होना चाहिए। ऐसे वाटर को क्या कहते हैं, पीने योग्य रहना चाहिए, जो रोगाणु मुक्त भी होना चाहिए, उसमें लवण होने चाहिए लेकिन उसकी मात्रा उपयुक्त होनी चाहिए, उपयुक्त, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो, इतनी मात्रा उपयुक्त होनी चाहिए। जल एक सार्वत्रिक विधायक है। और अब यदि हम बात करें जल का क्या क्या उपयोग है, तो जल का उपयोग क्या क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बहुत अच्छा विधायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग कृषि के लिए भी बहुत ही अति आवश्यक है। आप जानते हैं
भारत एक ऐसा देश है जो वर्षा के जल पर ही आश्रित होती है। उसकी कृषि की जो व्यवस्था है वो सबसे अधिक वर्षा के जलों पर ही आश्रित होती है। और हम बता सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है ये पानी का जल का उपयोग, चाहे हम पीने के रूप में, चाहे हमारे शरीरों को साफ करने या हमारे वस्त्रों को की धुलाई के लिए, और बहुत सारी। फिर उद्योग धंधों की तरफ भी चले तो उद्योग धंधों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे उपयोग आप अगर दैनिक जीवन में देखेंगे तो इसको उपयोग को आप देख पाएंगे। फिर अब हम आ जाते हैं, ये सब तो हमारा हो गया। अब हम आएंगे प्रदूषण की ओर। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि चाहे हम बताएं उद्योगों से जब उनके सामानों की धुलाई के पश्चात बहुत सारे जल जो बहते हुए हमारे घरों तक पहुंचते हैं, चाहे वो नहरों के माध्यम से हो या नदी नालों के माध्यम से हो, वह क्या होते हैं, वह प्रदूषित जल होते हैं। वो प्रदूषित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब वह यूज हो जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है, अर्थात वह एक स्वस्थ जल ना होकर अस्वस्थ हो जाता है, और ऐसे ही अस्वस्थ जल को प्रदूषित जल कहते हैं। तो इस प्रकार के प्रदूषण को ही जल प्रदूषण कहा जाता है। और जल प्रदूषण का मुख्य कारण यह होता है कि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण वो वाटर यूजफुल नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। यूजफुल रिसाइकलिंग किया जाता है, पानियों को फिर से अच्छे से उसको रिसाइकल करके हम रीयूज कर सकते हैं, उसको रीफिल्टर। बहुत सारे इसके लिए गवर्नमेंट ने फिल्टर प्लांट्स भी लगाए हैं, जिसके माध्यम से वह उसे फिल्टर करके उस पानी को रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमारी भी जिम्मेदारी महती होती है। हमें जो अगर अस्थियों का विसर्जन हो, चाहे बहुत सारे नहाने धोने हैं, और ये सब चीजें हैं, मवेशियों को एक ही स्थान पर धोना है, और ये सभी चीजें हैं जो हम मल्टीटास्किंग करते हैं, एक ही जल से बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा जल भी प्रदूषित हो रहा है। तो ये प्रदूषण को नियंत्रित करना भी स्वयं हमारे ही हाथ में है। जब हम नियंत्रित करेंगे तभी हमारा प्रदूषण भी नियंत्रित होगा। तो इसके लिए हमें स्वयं नियंत्रण करना होगा ताकि हम अपने जल को प्रदूषित होने से बचा सकें। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साधारण नमक। तो साधारण नमक होता क्या है, मैंने अभी बताया था कि जो समुद्रों में जो जल होता है उसके प्रति लीटर में 25 से 30 ग्राम हमारे नमक घुले हुए रहते हैं, और इन्हीं नमक को हम साधारण नमक कहते हैं। इसे ही NaCl भी कह दिया जाता है। नमक एक प्रकार का लवण है। अब हम इसके निर्माण की तरफ जाएंगे कि निर्माण होता क्या है। इसका निर्माण होता कैसे है, समुद्र के किनारे बहुत सारे ऐसे, अगर हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, पार बनाए जाते हैं। जैसे हमारी खेती होती है ना, खेती के जो मेड़ होते हैं उस प्रकार से पार बना दिए जाते हैं। और जब समुद्रों में जब ज्वार आता है तो बहुत तेजी के साथ जब उनकी जो लहरें चलती हैं तो वो लहरों का पानी इन पर स्टोर हो जाता है, और वो लहरों का जो पानी जब इसमें स्टोर होता है तो पानी रिस कर, चूंकि वो रेतीला भाग होता है, रिस कर चला जाता है, और वाष्पीकरण की क्रिया से, सूर्य की वाष्पीकरण की क्रिया से क्या किया जाता है, उसका पानी ड्राई हो जाता है और यहाँ पर नमक मिलता है। और ये नमक में चूंकि बहुत सारे क्या होते हैं, रेत होते हैं, बहुत सारे कंकड़ होते हैं, इसको साफ सफाई के लिए काम किया जाता है, इसको स्टोरेज करने के लिए। फिर इसमें चूंकि वह विशेष गुण लाने के लिए इसमें आयोडाइड भी मिलाया जाता है, और आयोडाइड मिलाने के साथ साथ देखिए इसको निर्माण में मेहनत के साथ साथ सतर्कता भी इसके साथ बरती जाती है कि बहुत ही सतर्कता के साथ इसकी खेती की जाती है। और
हम जानते हैं नमक हमारे जो जीवन का महत्वपूर्ण घटक है, जो कि हमें स्वाद प्रदान करता है। यदि नमक न हो तो हमारा भोजन का कोई अर्थ नहीं होगा, हम ऐसा कह दें। तो ये हमारे नमक के निर्माण विधि है कि खेतों के माध्यम से इसमें लहरें आती है, पानी सूख जाता है, वाष्पीकरण की क्रिया से इसमें नमक उनके साथ रेती होती है, इसे अच्छे से इसे फिल्टर्ड कर लिया जाता है और आवश्यक आयोडीन की मात्रा मिलाई जाती है, पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा मिलाई जाती है, जिससे यह फिर पैक्ड होकर मार्केटों में आता है। और हम जानते हैं कि नमक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। देन हम बताएं इसके बहुत सारे उपयोग हैं। आप जानते हैं कि हम घरों में जब अचार बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, ये नॉर्मल यूज है बता रहा हूँ, लेकिन एकदम इसके यूज के बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन इससे क्या होता है, ये जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं आसानी से खराब नहीं होते हैं। इसको बचाव के लिए क्या किया जाता है, परिरक्षक के रूप में, पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर हम बता सकते हैं जब बच्चों को डिहाइड्रेशन या हमें भी डिहाइड्रेशन होता है तो ORS का घोल चौथा भाग नमक में 3/4 भाग शक्कर मिलाया जाता है, ऐसा आप जानते हैं ना, ORS का घोल बनता है तो डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए। ये बहुत सारी चीजें हैं जो नमक से बनती है, जिसका हम उपयोग करते हैं। तो ये थे नमक के बारे में। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। तो आप इतने को अच्छे से अध्ययन करें। यदि आपके पास किताबें हैं तो टॉपिक वाइज लिखेंगे आप लोग। जैसे हमने जल पढ़ा तो जल क्या होता है, जल के प्रकार, मृदु, कठोर, फिर कठोरता, स्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। फिर हमने आज क्या पढ़ा, नमक, जल के क्या क्या उपयोग है इसके बारे में पढ़ा। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा है, जिसको आपको अच्छे से अध्ययन करना है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट क्लास की ओर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।